नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसे साइबर क्राइम की जिसने सबको चौंका दिया है। लखनऊ पुलिस ने एक बहुत बड़े ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया है और ये केस दिखाता है कि हमारी डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है समीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज अलर्ट। 112 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये रकम कितनी बड़ी है। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था। पुलिस की शुरुआती जांच में ही ये पता चला कि इस रैकेट ने कुल इतने पैसों का हेरफेर किया था। मतलब ये धोखाधड़ी कितनी बड़े स्केल पर चल रही थी, इसका अंदाजा इसी नंबर से लग जाता है। तो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश की साइबर पुलिस ने एक इंटरस्टेट ऑनलाइन फ्रॉड रैकेट को पकड़ा है। एक ऐसा गिरोह जिसने सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश भर में न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पुलिस इस बड़े डिजिटल सिंडिकेट तक पहुंची कैसे और इसका पर्दाफाश हुआ कैसे। ये पूरी कार्रवाई हुई तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लेकिन जैसा हमने कहा, ये गिरोह सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित नहीं था। ये एक इंटरस्टेट सिंडिकेट था, मतलब इसके तार कई राज्यों से जुड़े थे। पुलिस ने अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें से 3 इस गिरोह के मेन खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। और जब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा तो उनके पास से जो सबूत मिले वो वाकई हैरान करने वाले थे। सोचिए, सिर्फ 3 एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स और उन फोन्स में 85 बैंक अकाउंट्स की पूरी डिटेल। और तो और इनमें से सिर्फ 31 अकाउंट्स में ही 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस मिले। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैट्स, क्रिप्टो वॉलेट का डेटा, मतलब सबूतों का पूरा खजाना पुलिस के हाथ लगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये गिरोह काम कैसे करता था। आखिर ये लोगों को अपने जाल में फंसाते कैसे थे। असल में इन्होंने एक कह सकते हैं 2 तरफा डिजिटल जाल बिछा रखा था, जिसमें भोले भाले लोग फंसते गए और अपने करोड़ों रुपए गंवाते गए। इनका तरीका 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थी इल्लीगल बेटिंग एप्स। ये लोगों को सपना दिखाती थीं कि गेमिंग और सट्टेबाजी से रातों रात अमीर बन जाओ। और दूसरी तरफ थीं लोन एप्स, जो लोगों को फंसाने के लिए छोटे मोटे लोन तो आसानी से दे देती थीं, लेकिन फिर उन पर इतना ज्यादा ब्याज लगाती थीं कि लोग कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस जाते थे। अब ये बेटिंग वाला तरीका कैसे काम करता था वो भी समझिए। सबसे पहले लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया जाता था। वहां उन्हें जल्दी और आसानी से पैसा कमाने का लालच दिया जाता। फिर उन्हें सुपरबेट, एविटर और 3 पत्ती जैसी इल्लीगल बेटिंग ऐप्स पर भेजा जाता। और ये ऐप्स असल में कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं थे, बल्कि एक जाल थे जो सिर्फ लोगों का पैसा लूटने के लिए ही बनाए गए थे। अच्छा, पैसा तो लूट लिया, लेकिन इसके बाद का स्टेप और भी शातिर था। इस पैसे को छिपाना, उसे लॉन्डर करना। और इसके लिए इस सिंडिकेट ने जो रास्ता अपनाया वो था क्रिप्टो का। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, म्यूल अकाउंट। ये म्यूल अकाउंट क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जो होता तो किसी और के नाम पर है, लेकिन उसे इस्तेमाल कोई और कर रहा होता है। अक्सर लोग थोड़े से कमीशन के लालच में अपना अकाउंट किराए पर दे देते हैं और क्रिमिनल्स इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से कमाए गए पैसे को यहां से वहां घुमाने के लिए, ताकि पैसे का असली सोर्स कभी पकड़ा ही ना जा सके। और ये पूरा सिस्टम कितना प्रोफेशनल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। जो एजेंट्स इन म्यूल अकाउंट्स का जुगाड़ करते थे, उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर सीधा 10% का कमीशन मिलता था। मतलब ये कोई 2-4 लोगों का काम नहीं था, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी पाइपलाइन काम कैसे करती थी? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, स्कैम के जरिए पीड़ितों से पैसा इकट्ठा किया जाता। स्टेप 2, इस पैसे को कई अलग अलग म्यूल्स अकाउंट्स में घुमाया जाता ताकि इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाए। स्टेप 3, इसके बाद सारे इंडियन रुपीस को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता। और आखिरी स्टेप, इन क्रिप्टो एसेट्स को देश के बाहर बैठे इनके इंटरनेशनल हैंडलर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता था। और जांच में एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि क्रिप्टो ट्रांसफर के जरिए इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय हैंडलर्स तक पहुंचाया गया, जिनमें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स भी शामिल थे। ये कनेक्शन इस पूरे मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। तो इतना सब कुछ सामने आने के बाद अब अथॉरिटीज यानी पुलिस क्या कर रही हैं? उनका अगला कदम क्या है? अब जब इस नेटवर्क के तार इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है जांच भी ग्लोबल लेवल पर ही होगी।
यहीं से शुरू होती है इस इंटरनेशनल नेटवर्क को सुलझाने की कहानी। इस वक्त पुलिस एक साथ कई एंगल्स पर काम कर रही है। जो स्मार्टफोन्स जब्त हुए हैं उनका डेटा पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। एक एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में हुए क्रिप्टो मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा है। और इन सब का एक ही मकसद है, इस रैकेट के उन असली मास्टरमाइंड्स तक पहुंचना जो शायद देश के बाहर बैठकर ये सब ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि पुलिस सुपरिटेंडेंट विकास कुमार ने खुद बताया कि जांच में 112 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन का खुलासा हुआ है। ये आंकड़ा इस पूरे फ्रॉड के स्केल को बार बार कंफर्म करता है। देखिए, ये केस सिर्फ एक फ्रॉड की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े और लगातार बढ़ते हुए खतरे की तरफ इशारा करता है। आज के क्रिमिनल्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, टेक सेवी हैं और उनके लिए देशों की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। और आखिर में ये पूरा मामला हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज़ के लिए एक ऐप है, जहां सब कुछ एक क्लिक पर है, हमारे डिजिटल अकाउंट्स, हमारी डिजिटल जिंदगी आखिर कितनी सुरक्षित है? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि ऐसे स्कैम से बचा जाए। और ऐसी ही स्कैम से अलर्ट रहने और स्कैम से बचने की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, खुश रहिए।